अच्छा, ब्रेक से पहले हमने जो है लीनियर और सर्कुलर पोजीशन देख ली थी जो है। अब जो लास्ट पोजीशन टाइप है जो है वो आपके पास इलिप्टिकल पोजीशन है। तो अभी अगेन अगर हम जूम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई जो है, तो ऐसे तमाम केसेस जो कि लीनियर पोलराइजेशन की कैटेगरी और सर्कुलर पोलराइजेशन की कैटेगरी में नहीं आते जो, तो वो आपके पास जो है सारी वो केसेस जो है आपका इलिप्टिकल पोजीशन बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके पास जो है ये है जो है कि मैग्नीट्यूड जो है देखिए अनइक्वल मैंने कर दिए जो ई एक्स नॉट 2 हो गया है और ई वाई नॉट 1 हो गया था, और फाई जो है मैंने फेज डिफरेंस जो है बीच में ये पाई बाई 2 है। तो ये बेसिकली जो है ना लीनियर पोजीशन की कैटेगरी है ना आपके पास जो है सर्कुलर पोजीशन की कैटेगरी। लीनियर में मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते थे ये लीनियर वाली कैटेगरी यहाँ फॉलो हो रही है कि नहीं जो है मैग्नीट्यूड पे कोई कंडीशन थी कि नहीं जो है लीनियर में? सर नहीं थी। नो नहीं सर। थी, लेकिन फेज जो है प्लस माइनस पाई होना चाहिए था जो है ना, ठीक है, एन पाई जो है वो कंडीशन नहीं है। और सिर्फ और इस तरह सर्कुलर में मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए तो ये कंडीशन नहीं है, लेकिन फेज वाली कंडीशन मीट हो रही है, मैग्नीट्यूड वाली नहीं है। इस केस में देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टिप है आपके पास जो है वो आपके पास इलिप्स बना रही है। ये बेसिकली इलिप्टिकल पोजीशन है। अगर इसको आप 3D में देखें तो लेट्स से ये जो है, और इसको यहाँ से है, अच्छा इसको मुझे लगता है स्केप ही करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है लेट्स से लीनियर थी ना जो है, तो एम्पलीट्यूड हमने लेट्स से कैरियन डबल कर लेते हैं, लेट्स से 5 और 10 कर देते हैं, और फेज डिफरेंस जो है हम कहते हैं 90 रख लेते हैं जो है। देखिए तो ये जो है आपके पास इलिप्स बन रही है। इसको अगर मैं व्यू अगर फ्रंट व्यू लेके आऊँ ना जो, ये देखें ये बिल्कुल पूरी सामने से आपको जो है एक इलिप्स नजर आ रही है। तो यानी अब 3 डायमेंशनल में जो है एक इलिप्टिकल जो है हीलिक्स है। अच्छा, तो ये आपके पास इलिप्टिकल पोजीशन होगी जो ये आपके पास थर्ड टाइप है जो है। अच्छा, इसमें जो है इलिप्टिकल पोजीशन में जो है एक चीज डिफाइन होती है जो है, इसको एक्सियल रेशियो कहते हैं जो है। क्योंकि इलिप्स है जो है तो उसका एक मेजर एक्सेस होगा और एक माइनर एक्सेस होगा। तो मेजर एक्सेस लेट्स से ए बी से डिनोटेड है, और माइनर एक्सेस जो है उसकी लेंथ जो है आपके पास जो है सी डी से है जो है। तो आपके पास जो है एक्सियल रेशियो इज अ बाय डेफिनेशन रेशियो ऑफ मेजर टू माइनर एक्सेस, ठीक है। तो ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब सर्कुलर पोजीशन होगी उसका एक्सियल रेशियो क्या होगी जो बता सकता है? एक्सियल रेशियो और सर्कुलर पोजीशन क्या होगी? 1 कहती है। 1 जो है आपके पास जो है ये सर्कुलर पोजीशन के लिए, और व्हाट अबाउट लीनियर पोजीशन उसमें क्या होगी वैसे एक्सियल रेशियो? इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, तो ये आपके पास लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, और जो इन बिटवीन नंबर होगा लेट्स से एक्सियल रेशियो ऑफ लेट्स से 2 3 4 जो भी नंबर है जो है, तो ये आपके पास जो है वो आपके पास इलिप्टिकल पोजीशन। और अब इसलिए ये लीनियर स्केल में जो है, अब इसलिए इसको आप जो है डीबी स्केल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 dB यानी अगर 10 लॉग ले लें इसका, ये 0 dB बन जाएगा। अच्छा, अब तक हमने टाइम डोमेन एनालिसिस किया है जो है, टाइम में देखें एक वेक्टर को कैसे प्लॉट करते हैं जो है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कई दफा फेजर एनालिसिस ज्यादा यूजफुल होता है, तो वो उसके लिए जो है एक रोटेशन रूल है जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इजीली कर सकें। अच्छा, रोटेशन रूल क्या है जो है, एक सिंपल ग्राफिकल मेथड है जिसकी मदद से हम पोलराइजेशन टाइप और उसकी सेंस ऑफ रोटेशन के लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है जो है उसे डिनोट करेंगे यूजिंग फेजर एनालिसिस। अच्छा, सबसे पहले जो है हम अपने लीडिंग और लैगिंग का जो कंसेप्ट है आपके पास फेजर डोमेन में उसको रिवाइज करते हैं जो है। लेट्स से कंसीडर करें कि आपके पास दो फेजर्स हैं ए और बी, और उनके मैग्नीट्यूड स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं जो है। और लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी हम जूम कर रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड 0 है जो है, तो ये यहाँ प्लॉट आ जाएगा उसका, और बी का मैग्नीट्यूड जो फेज है जो है वो फाई है जो है, ठीक है। तो वो फाई जो है, फाई लेट्स से जूम करें 0 से पाई के बीच में कोई नंबर है जो है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं जब आप फेजर प्लॉट करते हैं जो है इस तरह फेजर डोमेन में या कम्प्लेक्स प्लेन में, तो बी जो है लीड कर रहा है एक को, ठीक है, ऑब्वियसली। इसी तरह अगर आपके पास ये फेज डिफरेंस यानी नेगेटिव एक्सिस की तरफ हो तो बी अगर नीचे बनेगा जो है, तो अब हम कहते हैं कि ए
ए लीड कर रहा है या अदरवाइज हम कहते हैं कि बी लैग कर रहा है ए से। ये लीडिंग या लैगिंग का कंसेप्ट है फेजर डोमेन में। इसको हम यूज करेंगे रोटेशन रूल के लिए। अच्छा, तो लेट्स से अगर हमारे पास क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते थे। तो लेट्स से ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वाई कंपोनेंट लीड कर रहा है एक्स कंपोनेंट को, और यहाँ पे जो है अगर हम फिर टाइम डोमेन में उसको देखें जो है, तो लोगों ने ये किया है कि अगर टाइम डोमेन में देखा जाए और लेट्स से अज्यूम करें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस z डायरेक्शन में जो है इस तरह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टाइम डोमेन में जब आपके पास y लीड कर रहा है x को जो है, तो ये ऑब्जर्वेशन है जो है लोगों की कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डोमेन में रोटेट करता है फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग, यानी y से x की तरफ। ठीक है, ये एक अजम्पशन है। और ये कौन सी पे होगी, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है जो है? अपने थंब को अगर लेट्स से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट हैंड सर। ये लेफ्ट हैंड है जो थंब को अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में रखना है और अपने फिंगर जो है रोटेट करनी है इस तरफ, ये लेफ्ट हैंड है। ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास फेजर डोमेन में ये वाई लीड कर रहा है एक्स को, तो फिर टाइम डोमेन में वेक्टर जो है लीडिंग टू लैगिंग की तरफ जो है आपके पास रोटेट करता है। इसी तरह जैसे ये ई एक्स लीड कर रहा है जो है, ठीक है, या ई वाई लैग कर रहा है, तो फिर टाइम डोमेन में जो है आपके पास लीडिंग ये था एक्स था और लैगिंग वाई था। तो अब लीडिंग से लैगिंग की तरफ जो है अगेन जो है रोटेट करेगा जो। तो अगेन ये वाली कौन सी पोजीशन है, राइट हैंड जो है, क्योंकि डायरेक्शन प्रोपगेशन हम जो है हमने अज्यूम कर की हुई है आउट ऑफ द पेज जो है यहाँ पे, ये राइट हैंड पोलराइजेशन है। इससे हम एक सिंपल रूल एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग एक्सिस इन टाइम डोमेन। इसकी मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको ये सेंस ऑफ रोटेशन फाइंड किया करेंगे। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं जो है। तो ये हमारी पहली एग्जांपल है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो है, हमने वी हैव टू फाइंड टाइप ऑफ पोजीशन एंड डिटरमिन द सेंस ऑफ रोटेशन इफ एनी। ठीक है, इफ एनी का मतलब ये है कि लीनियर होगी तो ऑब्वियसली उसकी कोई सेंस ऑफ रोटेशन नहीं है जो है, तो हम सिंपली कह देंगे कि नो सेंस नो यानी रोटेशन। और ऑब्वियसली सर्कुलर या एलिप्टिकल होगी तो उसमें फिर सेंस है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अच्छा, इसको हम अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम ये जो है ये रूल यूज करने लगे हैं जो है, ये जो रोटेशन रूल है। अच्छा, तो सबसे पहले इसको फेजर डोमेन में लिखते हैं जो है। तो कोई बता सकता है फेजर डोमेन में, जैसे इसको मैं ई कह देता हूँ, तो ये इसका फेजर क्या बन जाएगा, ए एक्स यूनिट वेक्टर, ई नॉट मैग्नीट्यूड, और इसका फेजर है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी। ठीक है, ये इसका फेजर। इसी तरह प्लस जो है इसका फेजर क्या आएगा, ए वाई ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, लेकिन साथ में ये भी है जो है, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ जे पाई बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ जे पाई बाई 2 जो है ये क्या होता है, जे होता है जो, तो इसको नेक्स्ट स्टेप यानी ये जे की इक्वल है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस जे ए वाई टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा सी, और साथ में ई नॉट भी आएगा। ई नॉट कहाँ लिखे वैसे, यहाँ लिख देते हैं ई नॉट। अच्छा, ये जो है ये आपने इसको फेजर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया। अच्छा, अब जो है जो पहली जो क्वेश्चन है जो ए पार्ट था जो है उसको ऐसे एड्रेस करते हैं। उसमें क्या था, टाइप ऑफ पोजीशन करनी थी। टाइप ऑफ पोजीशन में आप ये तो स्ट्रेट अवे यानी बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि टाइम डोमेन में देखें या फेजर डोमेन में, मैग्नीट्यूड देखें, जैसे ई नॉट है इधर भी और इधर भी, मैग्नीट्यूड इक्वल है और फेज डिफरेंस कितना है, यानी ई एक्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई वाई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आपके पास ई नॉट है जो है, एक कंडीशन मीट हुई, और दूसरा फेज डिफरेंस जो फाई है जो है वो ये का इसका फेज माइनस दिस फेज, जो कि आपके पास ये पाई बाई 2 है। ये जो है ये कंडीशन थी सर्कुलर पोजीशन की, तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है जो है कि ये सर्कुलर पोलराइज है, पोलराइज वेव है जो है। अच्छा, और ऑब्वियसली आप फेजर डोमेन से भी देख सकते हैं जो है कि आपके पास ये देखें मैग्नीट्यूड इक्वल है जो है, ई नॉट ही है जो है, और जो देखें जे जो है जे बता रहा है जो है इसका फेज 0 है, और जे का मतलब है कि 90 का फेज है, प्लस जे का मतलब। तो दोनों से आप देख सकते हैं टाइम डोमेन या फेजर डोमेन से।
अच्छा, जो अब हमने दूसरा जो पॉइंट है जो है कि सेंस ऑफ रोटेशन हमने फाइंड करनी है, इसके लिए हम जो है वो रोटेशन रूल अप्लाई करने लगे। अच्छा, उसमें क्या करते हैं हम जो है, सबसे पहले जो है हम प्लॉट करते हैं जो है इसको फेजर डोमेन में। लेट्स से अज्यूम करें कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, हम फेजर डोमेन में है या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इलेक्ट एक्स कंपोनेंट क्या है जो है इसका, ई नॉट अलोंग एक्स डायरेक्शन। उसको अगर मैं प्लॉट करूं तो वो यहाँ पे कहीं ये आ जाएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्ट ये जो है अलोंग, और उसका जो एंगल है जो है वो कितना है जो है 0 है जो है। अच्छा, एक्स तो नहीं, बस सिंपल आपने देखना है मैग्नीट्यूड और फेज देखना है जो है ना, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस जो है ई वाई का क्या है जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो ई नॉट ही है और फेज जो है कितना है प्लस जे है या 90 है, तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे होकर इसको ई एक्स कह देते हैं जो, और इसको ई वाई कह देते हैं। ई वाई कंपोनेंट के साथ ये जे आ रहा है ना जो, तो इसलिए जो है वो जे एक्सिस पे है। अच्छा, आप मुझे बताएं कौन सा लीड कर रहा है या कौन सा लैग कर रहा है, वाई लीड कर रहा है कि एक्स सर वाई लीड कर लीड कर रहा है सर। सर वाई लीड कर एक्स को। रहा है? वाई, ई वाई लीड्स ई एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फिर रोटेशन रूल के मुताबिक हमारे पास जो है इन टाइम डोमेन आपके पास जो है वेव जो है रोटेट्स फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग, यानी ई वाई टू या ई वाई टू बजाय ई एक्स की वजह सिंपली वाई टू एक्स एक्सेस लिखते हैं जो है ना। हम सिंपली लिख देते हैं वाई एक्सेस टू एक्स एक्सेस। ऑब्वियसली अभी 3D में प्लॉट कर सकते हैं इसको, और फिर या 2D में देख लें जो आपको इजी लगता है जो। अच्छा, लेट्स से मैं अब टाइम डोमेन में लेट्स से ये कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है वैसे जो, जी वैसे किधर बनाऊंगा, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे? राइट साइड पे सर सर। राइट साइड पे। राइट साइड पे। ठीक है, आपने राइट, आपने यानी ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल बनाने हैं, एक्स क्रॉस वाई शुड बी जी, तो आपके पास जो है ये जी इधर होना है, अपनी मर्जी से नहीं बनाने। अच्छा, तो एक्स क्रॉस वाई जो है यहाँ देखें जी है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ऑर्थोगोनल एंड राइट हैंडेड है। अच्छा, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, उसके बाद जो है एक्स कंपोनेंट था ऑब्वियसली वो एक्स के अलॉन्ग होगा और वाई कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग होगा। अच्छा, और वेव जो है हमारी किस तरफ ट्रेवल कर रही है वो भी बताएं, देखेंगे किस डायरेक्शन में है जो है, माइनस बीटा जी का क्या मतलब है, प्लस, यानी वेव जो है आपके पास यानी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये आपने देखना है एक्स वाई, पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव जी एक्सिस में। अच्छा, अब जो है जो आपके पास जो रूल था रोटेशन रूल जो है वो आपको ये बताया था कि फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग, आपने यानी वाई से एक्स की तरफ ये इस तरह रोटेशन हो रही है मेरी, और ऑब्जर्वर ने किधर देखना था, अवे फ्रॉम, यानी वेव जो है उससे मूव कर रही हो यहाँ से देखते हुए। अब उसको आप मुझे बताएं जो है ये कौन सी है जो है, काउंटर क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड या क्लॉकवाइज राइट, यानी क्या है जो है राइट हैंड जो है, या सिंपल थंब से देख लें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वो जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और रोटेशन जो है कर्लिंग फिगर कौन सी है, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड जो है सर्कुलर टोराइज, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। और ऑब्वियसली जो है वो आपके पास, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज जो है भी कह सकते हैं जो है सर्कुलर पोलराइज जो है, ठीक है। इन काउंटर क्लॉकवाइज है और फिर सर्कुलर पोलराइज है, टिपिकली ये ज्यादा यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो ये एक और है जो है आपके पास, इस दफा फेजर फॉर्म में हमें गिवन है जो है टाइम डोमेन के बजाय, तो एक स्टेप हमारा बच गया जो हमने टाइप ऑफ पोजीशन फाइंड करनी है एंड डिटरमिन द सेंस ऑफ रोटेशन इफ एनी। स्क्रीन में लेग आ रहा है सर। अच्छा, ये पता नहीं आज क्या इशू है, सर इसमें जी कंपोनेंट 0 क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई में है जो है, ऑर्थोगोनल होना चाहिए ना आपके पास जो है, यानी ये एक्स और y यानी एक्स और जी कंपोनेंट है, और
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई में, ये तो कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आता पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या है जो है, यानी एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं ना, क्योंकि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ना आपके पास जो है, तो तीन कंपोनेंट तो हो नहीं सकते, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा उसके दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, तीसरा कंपोनेंट नहीं हो सकता। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हमने करना है तो सबसे पहले जो है इसको हम प्लॉट करते हैं फेजर डोमेन में, तो लेट्स से इन फेजर डोमेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हम इसको प्लॉट करने लगे, ठीक है, ये मेरा रियल एक्सिस है एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, तो करवाएं प्लॉट पे जो है, ये क्या जो है, ये जो कंपोनेंट है ये क्या जो है, जो जी कंपोनेंट है ये क्या जो है 1+j है जो है, ये कहाँ पे होगा, रियल पे हमने 1 है, लेट्स से ये, और लेट्स से ये है जो है 1+j यहाँ पे हो जाएंगे, ये मेरे पास जो है ये जो वेक्टर है जो है, ये फिर कौन सा है, ई जी कंपोनेंट है उसका, ठीक है, ये वाला जो। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस जो है 2 - j, रियल एक्सिस पे हमने 2 जाना है और इमेजिनरी एक्सिस पे -1, हम यहाँ पे होंगे, तो ये आपके पास, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है मेरा कौन सा, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले प्लॉट किया जो है आपके पास जी कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट को, ठीक है, उसके स्केलर कंपोनेंट को, और उसके बाद फिर आप बताएं कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। सिंपली इजी लीड कर रहा है, इसलिए जैसे ऑब्वियस है, इजी लीड्स ई एक्स जो है, तो अगेन टाइम डोमेन में वेक्टर कैसे रोटेट करेगा जो है, Z axis to X axis. ठीक है, वो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ अब ये सेकंड टाइम डोमेन वेक्टर रोटेट फ्रॉम z एक्सिस टू x एक्सिस अकॉर्डिंग टू रोटेशन रूल। अच्छा, तो और ये मुझे बताएं कि ये जो टाइप ऑफ पोजीशन है उसको, क्या सेंस ऑफ रोटेशन हम पहले बात बताते हैं, टाइप ऑफ पोजीशन क्या है जो है आपके ख्याल में, लीनियर, सर्कुलर, एलिप्टिकल, कौन सी है ये? सर एलिप्टिकल। एलिप्टिकल है, कोई मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो इक्वल जो है आपके पास नहीं है, और फेज डिफरेंस भी जो है ±π/2 नहीं है, तो चूंकि ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होनी, यानी हमारे पास है कि ई एक्स मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों अनइक्वल है जो है, ई वाई के कौन सा है जो है, ई जी जो है मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, पहली कंडीशन, और दूसरी जो है ये फेज डिफरेंस भी 90 नहीं है जो है, तो फाई जो है इज आल्सो नॉट ±π/2, तो अब इसलिए इससे मतलब ये है कि आपके पास ये इलिप्टिकल पोजीशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि आपको राइट हैंड इलिप्टिकल है कि लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल है, उसको हम जो है सेंस ऑफ रोटेशन बोल रहे हैं, उसके लिए हमने ये फेजर एनालिसिस में ये रूल यानी रोटेशन रूल हमने देखा, इजी लीड कर रहा है ई एक्स को, तो अब हम जो है टाइम डोमेन में जाते हैं जो है और प्लॉट करते हैं इसको जो है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और मेरा ये जी एक्सिस है। अच्छा बताएं, चले वाई एक्सिस किधर बनाऊं, लेफ्ट पे या राइट पे? लेफ्ट पे सर। ये जरा सोच के राइट पे बनता है जो है, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई यानी जी होना चाहिए जो है, ये जरा थोड़ा इस पे टाइम लगा लें जो है थोड़ा, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाने आते हो ना जो, कि एक्स क्रॉस वाई शुड बी जी, तो ये इधर ही बनता है, अगर उधर बनाएंगे तो नीचे जी बन जाएगा। अच्छा, और डायरेक्शन आप वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है बताएं? Z to X. -y में। -y में, ठीक है, तो वेव जो है ये आपकी वेव मूव कर रही है, ठीक है, -y में। अच्छा, ऑब्जर्वर कहाँ होना है, यहाँ होना है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग डायरेक्शन में जो है। अच्छा, और रोटेशन रूल क्या बोलता था जो है, ये फ्रॉम ई जी लीड कर रही है एक्स से, तो जी से एक्स की तरफ रोटेशन होनी, बताएं फिर जो है कौन सी है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? राइट हैंड। कोई और बताना चाहेगा जो? लेफ्ट हैंड लेफ्ट सर। हैंड करिए जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड, और ये एलिप्टिकल पोलराइज है, ठीक है, या फिर जो है
आप इसे कह सकते हैं जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज इलिप्टिकल पोलराइजर, ठीक है। क्योंकि आपके थंब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में रखे ना तो आपके पास जो कर्लिंग फिगर है वो लेफ्ट हैंड की मैच करती है। अच्छा, तो ये जो है इस तरह फिर आप जो है सेंस ऑफ रोटेशन जो है और एज वेल एज जो है आप देख सकते हैं। आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड अगर आपको समझ नहीं आती तो सिंपल इसको देखें कि वो जो है वाच किस तरह कर रही है। जी सर, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नेगेटिव वाई एक्सिस है ना? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस वाई एक्सिस है। जी सर। वो जो इधर से ऑब्वियस है कि प्लस जब ये बीटा जी है तो बीटा वाई है तो माइनस वाई में। सर ये क्लॉकवाइज है ना? क्लॉकवाइज सुनी है जो है ना, इधर से जब सर्वर को जब देखेगा जो है तो उसको घड़ी अगर मैं इधर रख यस लूं जो है सर, तो वो क्लॉक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना जो है, तो वो ये चीजें तो अब ऑब्वियस होनी चाहिए ना। सर ये बी पार्ट जो है ये हम ये फिगर वगैरह बनाए बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है। माइनस वाई में अगर आप अपना मतलब थंब रखें और तो कौन सा जो है फिगर बनाए बगैर जो है, कौन सी, ये वाली कि ये वाली? सर बी पार्ट दोनों बी पार्ट पार्ट सर। में तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये फेजर फेज यानी कौन सा ये बनाएंगे फिगर और बताएंगे कि ये लीड कर रहा है जो है, और फिर बताएंगे कि टाइम डोमेन में रोटेशन कैसे है। या अगर आप 3D नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली बेशक इस तरह बना दें, यानी जैसे ये x है ये z करते हैं, डायरेक्शन प्रोपगेशन y में थी ना जो है, तो किधर आएगी जो है x, तो y जो है, तो बेशक यानी 3D की बजाय 2D बना ले, लेकिन ये कुछ बताएंगे तो तभी आपको नंबर मिलेंगे ना जो है उसको। अच्छा, तो बहरहाल जो है आप जो है एज अ होमवर्क जो है आप जो है ये प्रॉब्लम ट्राई करें जो है। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उसके दो कंपोनेंट हैं जो है, और आपने इसकी पोलराइजेशन बतानी है जो है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपने उसका टाइप ऑफ पोलराइजेशन यानी लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल बताना है, और सेंस ऑफ रोटेशन भी बतानी है। और ये ई है और ये दूसरा एच वाला पार्ट है। एच जब गिवन होगा तो आपने सबसे पहले उससे ई निकाल लें और फिर दोबारा उससे सेंस ऑफ रोटेशन फाइंड करें, क्योंकि जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो ई पे डिपेंडेंट है, जो एच पे नहीं डिपेंडेंट पोलराइजेशन। तो ये जो है इसके साथ जो है मुझे पोलराइजेशन वाला लेक्चर तुम्हारा खत्म होता है जो है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले लेक्चर पे जो है। सर ये स्लाइड्स अपलोड कर देंगे ना LMS पे आप? ये मैंने की हुई है, पिछले तीनों लेक्चर्स की हुई हैं, बाकी वहाँ पे देख सकते हैं, और ऑब्वियसली इसको भी कर दूंगा फिर। राइट सर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो है वो जो है प्लेन वेव। जब आपके पास पावर प्लेन वेव प्रोपगेट करती है जो है, तो ऑब्वियसली उसके साथ कोई पावर एसोसिएटेड है, तो वो पावर एसोसिएटेड वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक पॉइंटिंग वेक्टर का कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे जो है। अब ये बुक का आपका सेक्शन 10.8 है। अच्छा, कुछ हम प्रीलिमिनरी जो है चीजें देख लें जो है। अगर आपके पास एक सिंपल टाइम हार्मोनिक वेव फॉर्म है जो है, लेट्स से v of t is equal to a cosine omega t plus phi, इसकी अगर टाइम एवरेज निकालनी है जो है तो कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? एक पीरियोडिक सिग्नल का जो अगर इस आपके पास टाइम वेरिंग सिग्नल हो, उसकी आपसे कहा जाए कि उसकी एवरेज निकाल दें बेटे, कैसे निकालते सर हाफ ए स्क्वायर। नहीं, आपने करना है कि फंडामेंटल डेफिनेशन बतानी है ना आपने जो है, आपने उसे एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करना है और उसे टाइम पीरियड से डिवाइड करना है, ये फंडामेंटल डेफिनेशन। सर इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, तो ये आपने एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करना है उसे टाइम से, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। ये जो है ये सिंबल है जो है ये बेसिकली जो है ये वी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये फंडामेंटल डेफिनेशन है, और ऑब्वियसली अगर इसकी इंटीग्रेशन क्या बताती है वैसे बाय द वे, फंडामेंटली फिजिकली क्या बता रही होती है? एरिया अंडर द ग्राफ कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर कोसाइन अगर फंक्शन है जो है, तो एरिया जो है आपके पास पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया जीरो है, टोटल सम जीरो है, तो इसलिए आंसर भी जीरो है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम जैसे आरएमएस का कंसेप्ट था, हम क्या करते हैं जो आपके पास यानी एसी सिग्नल है जैसे साइनोसाइडल सिग्नल, उसका एवरेज तो जीरो है, लेकिन अगर उसको हम स्केयर कर रहे हैं और फिर एवरेज फाइंड करें, ऐसे इसको मैंने स्केयर किया है और फिर एवरेज किया है, यानी एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करके एक टाइम पीरियड से डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे जो है आपके पास एंड रिजल्ट ये आता है a²/2, और इधर से ही फिर हम जो है ये स्क्वायर मीन कर लिया, अब हमने स्क्वायर किया है और मीन ले लिया जो है, या एवरेज ले लिया। अब इसलिए इसके पास एक स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो फिर जो है वो आरएमएस वैल्यू होती है जो कि
ए जो आप पहले सर्किट थ्योरी में देखते रहे a/√2 जो कि साइनोसाइडल की आरएमएस वैल्यू है। अच्छा ये चीजें हैं। अच्छा अब जो है अब हम प्रोडक्ट ऑफ साइनोसाइड को देखते हैं, उसकी जो है टाइम डोमेन में एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगेन वही होगा, जैसे अगर आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं जो है, जैसे वोल्टेज का एक साइनोसाइड है और करंट की साइनोसाइड है, अगर आपको कहा जाए कि इसकी वो एवरेज निकालनी है, टाइम एवरेज, तो आप अगेन जो है एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करके एक टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे। जो इसमें लेट्स से अगर कुछ मैनिपुलेशन करें यहाँ पे, तो ये ए और बी तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएंगे। जो है यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट रूल लगा लें जो है, तो ये जो टर्म है जो है, ये जो है क्योंकि आपके इसकी एवरेज जो है 0 निकल आएगी, क्योंकि ये कोसाइन टर्म है आपके पास, और एक यानी वो आप उसका एरिया अंडर कर्व 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी जो है, ये कांस्टेंट है जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू टी और डिवाइडेड बाय टी। तो आपके पास जो है ये टी कट जाएंगे जो है, तो ये आंसर आएगा आपके पास। ये हमने यानी एवरेज निकाल ली है जो है दो प्रोडक्ट ऑफ साइनोसाइड की, ठीक है। यानी एवरेज v इंटू आई जो है, ये बेसिकली टाइम डोमेन जो है सिग्नल थे हमारे पास, जो पावर थी जो है आप कह सकते हैं, उसकी एवरेज फाइंड किया है। अच्छा इसी को अगर हम फेजर डोमेन में करना चाहेंगे इसी प्रॉब्लम को, तो लेट्स से v का हम फेजर लिख लेंगे जो है, ये जो है उसका मैग्नीट्यूड a था, फेज φ1 था, और उसका यानी करंट का जो मैग्नीट्यूड b था और फेज जो है φ2 था। ये उनके फेजर है, और vi कॉन्जुगेट हम फाइंड कर रहे हैं। v इंटू आई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या होगा, ये j के बजाय -j बन जाएगा जो। अच्छा नेक्स्ट जो है फिर a b टाइम एक्सपोनेंशियल ऑफ j φ1 माइनस φ2 लिखा जा सकता है। अच्छा अब अगर मैं इसका रियल पार्ट ले लूँ जो, ठीक है, ये जो बी आई कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया, इसका रियल पार्ट ले लूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा यूजिंग आइडल आइडेंटिटी। अच्छा जो प्रीवियस जो है स्लाइड में हमने देखा था जो है कि जो हमने जो टाइम v इंटू आई का जो है या इंस्टेंटेनियस पावर की एवरेज निकाली थी, ये आंसर आया था। ये इससे रिलेटेड है जो है, अगर आप देखें जो है, अगर मैं दोनों तरफ जो है कैसे रिलेटेड है भाई, देखिए बताएं। अगर मैं इसको भी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं जो है, तो ये देखें ये दोनों बराबर है राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब है कि टाइम डोमेन में अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है जो है, ठीक है, लेट्स से बी एवरेज फाइंड करनी है जो है, तो आप फिर फेजर डोमेन में आप सिंपली क्या कर सकते हैं जो है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ रियल वी आई कॉन्जुगेट। ये इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्विक वे जो है, अगर आपके पास दो टाइम डोमेन सिग्नल हो मल्टीप्लाई हो रहे हो जो है, और उनके आपने क्या करना है जो है उसकी एवरेज निकालनी है। फेजर डोमेन में वो इक्विवेलेंट है कि आप उन दोनों ए क्रॉस बी कॉन्जुगेट उसका रियल पार्ट लेके और हाफ से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक नया फार्मूला है फेजर डोमेन में एवरेज कैलकुलेट करने का। अच्छा अब हम आते हैं जो है जो पावर डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो, अच्छा हम फॉर एनी वेव विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच जो है, टाइम डोमेन में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास रिलेटेड होते हैं जो है, दे कपल्ड, वो कपल्ड हैं जो है। अगर ई एग्जिस्ट करता है तो एच भी एग्जिस्ट करता है जो है, सेपरेट नहीं होते जो। हम एक पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करते हैं जो है, विच इज बाय डेफिनेशन जो है ई क्रॉस एच है जो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ऑब्वियसली ये टाइम डोमेन वेक्टर्स की बात हो रही है जो है इंस्टेंटेनियस, लेकिन मैंने फॉर सिंपलिसिटी जो है ये नहीं लिख रहा टाइम डोमेन वाली चीजें, सिंपल एस क्रॉस ई क्रॉस एच। लेकिन ये आपको साथ यानी रिमाइंड में करा लूं कि ये टाइम डोमेन की बात हो रही है। ये इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर है, ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इंस्टेंटेनियस एच वेक्टर। सर आपकी आवाज में लैग आ रही। हाँ लेकिन आज कोई प्रॉब्लम है, बस अब फिर फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता जो है ना। अच्छा सर ये वाला लेक्चर आप रिपीट रिवाइज करवा देंगे ना नेक्स्ट क्लास में सर? पता नहीं, अब 1 घंटा ही है हमारे पास जो है, उसमें देखूंगा जितना हो, यानी ये वाले कुछ चीजें जितनी रिपीट हो सकें जो है ना, या फिर हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, फिर ये हो सकता है। अच्छा तो इसकी यूनिट क्या होगी जो है क्वांटम वेक्टर की, आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर, वोल्ट ये आप पर स्क्वायर मीटर होगी सर, यानी वाट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट इंटू एम्पेयर आपके पास जो है, वोल्ट इंटू करंट आपके पास वाट है ना, तो वाट पर मीटर से है ये, यानी इसका मतलब पावर डेंसिटी है, पावर पर यूनिट एरिया। और इसकी जो डायरेक्शन है जो है, ये एक वेक्टर है ना बेसिकल पॉइंटिंग वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ई क्रॉस एच है जो है, जो कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की।
तो यानी अगर आप फिजिकली देखें तो ये ई अगर वेक्टर है और एच वेक्टर है, तो डायरेक्शन ऑफ जो पॉइंटिंग वेक्टर है इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। अच्छा, और ये मैं बता चुका हूँ कि एस रिप्रेजेंट पावर पर यूनिट एरिया या पावर डेंसिटी, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये पावर डेंसिटी कैरीड बाय वेव जो है, एक प्लेन वेव कितनी पावर डेंसिटी है उसमें, ये क्वांटिटी ये बताती है। अच्छा, तो अगर आपके पास आपने पावर निकालनी हो, वो तो पावर डेंसिटी थी ना इन वाट पर मीटर स्क्वायर जो है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी। अगर आपने पावर निकालनी हो, जैसे किसी एक सरफेस से अगर कोई वेव आप लेफ्ट से राइट मूव हो रही है जो है, कोई सरफेस है जो है, तो आप सिंपली जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं उस पॉइंटिंग वेक्टर को डॉट डीएस करके उसे उस सरफेस पे इंटीग्रेट कर दें, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है पावर आ जाएगी, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर टाइम मीटर स्क्वायर आपके पास पावर आ जाएगी वाट, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस पावर है जो। अच्छा, शुरू के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर दो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो, जैसे ई और एच, हमने वी और आई देखा था जो है, और उसकी एवरेज निकालनी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फेजर डोमेन में सिंपल हम ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट लेके उसका रियल लेके और हाफ से डिवाइड, हाफ रियल ई क्रॉस कॉन्जुगेट, ये इक्विवेलेंट है आपके, आप अगर टाइम एवरेज निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिकल में जो लाइफ होती है उसमें एवरेज पावर और एवरेज पावर डेंसिटी ज़्यादा मैटर करती है। अभी तक हम जो निकाल रहे हैं चीज़ें वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, ये अब हम एवरेज पे जा रहे हैं कि टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। ये बेसिकली टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है जो है हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट। तो इसको जो है जैसे मैं ये नोटेशन यूज करूंगा फ्रॉम इसके बजाय कि एस एवरेज जो है, जो कि टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है जो है, इज इक्वल टू हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट। ये टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है इन वाट पर मीटर स्क्वायर। और ऑब्वियसली जो है अगर आपने टाइम एवरेज पावर निकालनी हो तो क्या करेंगे, आप सिंपली जो है जिस एरिया पे आपने उस पावर निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास टाइम एवरेज पावर और टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है। अच्छा, अब हम प्लेन वेव पे आते हैं जो है, तो हम इस लेक्चर में जो चैप्टर है जो है उसमें हम प्लेन वेव स्टडी कर रहे थे, तो अवे फ्रॉम द एंटीना जो है आपके पास जो है, अगर आप काफी दूर हैं जो है, तो इट्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन या आपके पास वेव एक प्लेन वेव में आ गया। तो अब हम कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है जो है, तो आपके पास उस प्लेन वेव के साथ एक एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर भी एसोसिएटेड है। एस एवरेज इज इक्वल टू हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट निकाला जा सकता है, क्योंकि पावर डेंसिटी है जो है एवरेज पावर डेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ई और एच पता हो तो हम स्ट्रेट अवे ये निकाल सकते हैं। अच्छा, तो हम पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं लॉसलेस मीडियम के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लॉसलेस मीडियम के लिए हमने जैसे एक्स कंपोनेंट है तो हमने ये निकाला था, और मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा उसका वाई कंपोनेंट था, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अब अगर हम टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है जो है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट। आप क्या करेंगे जो है एच का कॉन्जुगेट लेना है जो है इसका, और कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस जे बीटा प्लस जे बीटा हो जाएगा जो है, और ये ई नॉट जो है आपके पास इसका मैग्नीट्यूड ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाएंगे जो है, तो फाइनली आपके पास एवरेज जो है पॉइंटिंग वेक्टर फॉर द केस ऑफ लॉसलेस मीडियम सिंपली आपके पास ई नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ईटा आ जाएगा। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ जो है प्रोपगेशन के अलॉन्ग है, इसकी डायरेक्शन देखिए एक वेक्टर है जो है, इसकी जो आपके पास इज इन दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस सी थी जो, इसकी पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड सिंपल ई नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ईटा से निकलता है। ये आपके पास जो है वाट पर मीटर स्क्वायर में एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है। लॉसी मीडियम के इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जी सर क्विज होना है। क्विज नेक्स्ट वो जो मैं एलएमएस पे यानी अपलोड कर दूंगा, जो वो खुद ही आपको पता लग जाएगा, फिर या कल होगा या फिर किसी और टाइम पे जो है। तो सर काइंडली हमें बता दीजिए कि हमें अपडेट नहीं मिलती है सर एलएमएस से। नहीं चाहिए जो आपको चेक करना, चले मैं कर दूंगा, एमएस टीम पे मैसेज कर दूंगा। अच्छा, लॉसी मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जी टर्म थी जो एक्स्ट्रा, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जी थी जो है, जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट था अल्फा।
और जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा था जो है वो कम्प्लेक्स नंबर था, जिसका एक मैग्नीट्यूड था और ईटा मैग्नीट्यूड और फेज भी था। जो अब इसके लिए अगर आप पॉइंटिंग वेक्टर निकालें, अगेन फंडामेंटल जो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है, हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट निकालना है, तो यहाँ पे अगर जो है आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एक्सपोनेंशियल पार्ट अगेन खत्म हो जाएंगे, जो ई माइनस अल्फा जी एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा जी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है जो है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे जो है, तो ईटा पिछले केस में तो रियल था, अब ईटा कम्प्लेक्स है जो है, तो इसका आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा जो है, और फेज जो है उसके साथ क्या आ जाएगा, क्या होता है फेज में जो है कॉन्जुगेट लेते हैं तो माइनस साइन, और चूंकि डिवाइड हो रहा है जो है तो टॉप पे जाके ये प्लस हो जाएगा, और उसका आपने रियल पार्ट भी लेना है। रियल पार्ट इसका क्या होगा, कोई बता सकता है जो? सिंपल कोसाइन जो है, ठीक है। तो आपके पास एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है जो है फॉर लॉसी मीडियम, यानी ये टर्म वही है जो है, सिर्फ अल्फा जो है उस केस में जो है ये जब जीरो करेंगे तो वही केस वापस आ जाएगा, और उसमें ये जीरो होता था अगर आपको याद हो तो, लॉसलेस मीडियम में जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का एंगल था जीरो था, और कोसाइन 0 1 होता है। तो वी आर बैक टू लॉसलेस मीडियम अगर अल्फा जीरो और थीटा ईटा जीरो हो, लेकिन लॉसी केस में ये फिर फार्मूला होगा। अच्छा, ये आपके पास जो डिके कर रहा है जो है, आपके पास ये देखिए एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा जी से डिके कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिके करता था, एक्सपोनेंशियल -अल्फा जी से, तो इसका रेट यानी ट्वाइस है जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पावर यानी ये पावर से रिलेटेड है ना आपके पास, तो पावर जो है ट्वाइस जो है उसका यानी रेट ऑफ डिके ट्वाइस होता है। तो आपके पास यानी एक स्किन डेप्थ पे यानी z इज इक्वल टू 1/अल्फा पे जो है आपके पास अबाउट 14% जो है पावर डिके हो जाएगी। वहां पे कितनी होती थी आपके पास, अबाउट यानी कितने तक पहुंचते थे हम, 0.37 पे पहुंचते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कि एट एवरी स्किन डेप्थ पावर इज अटेन्यूएटेड बाय हाउ मेनी डीबी, जो है कितने डीबी डिकेड हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता लगेगा जो? अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक सिंपली ये है कि आप लेट्स से अटेन्यूएशन रेट फॉर लॉसी मीडियम निकालना है जो है, तो आप सिंपली 10 log होता है डीबी में के लिए जो है ना पावर के लिए, तो एस एवरेज जी जिस जी पे आपने ये निकालनी है जो है डिवाइडेड बाई एस एवरेज जीरो, यानी ओरिजिन पे क्या थी, ये अगर आप डिवाइड करें तो ये आपका फार्मूला बन जाता है जो है, जो कि इवेंचुअली -8.68 जी बाई डेल्टा। तो जी इज इक्वल टू डेल्टा पे कितने डीबी हम डाउन है जो है, तो बता सकता है जो? सिंपल 8.68 डीबी। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एट एवरी स्किन डेप्थ पावर इज अटेन्यूएटेड बाई 8.68 डीबी। या इसका सिंपल एक और तरीका जो है वो ये है कि आप एक स्किन डेप्थ पे देखें कि कितना था जो है एक्सपोनेंशियल -2 यानी या 0.135 डाउन आए थे, उसका सिंपल 10 log ले लें जो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 8.68 डीबी जो है, यानी इस जितनी अटेन्यूएशन हो रही है मैग्नीट्यूड में उसका 10 log ले लें, वो आपके पास डीबी में अटेन्यूएशन पता लग जाएगी। अच्छा, जहाँ पे एज ए होमवर्क जो है ये प्रॉब्लम करें, टू ऑब्जर्व एंड आइसोलेट अनवांटेड सर रेडिएशन। एक्सक्यूज मी सर, सर ये डीबी के लिए 20 log नहीं होता? नहीं, अगर आपके वोल्टेज जो है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना, या वोल्टेज की जब बात हो रही होगी फिर आपने 20 log लेना है जो है, जब पावर की बात हो रही होगी तो फिर आपने 10 log लेना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनकी अगर रेशियो अगर कोई है तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली 10 log लेना है। और ये पावर की जब रेशियो होगी तो ये आपने आपने 10 log लेना है, क्योंकि पावर क्या होती है, वी स्केयर होता है ना जो है, वो 2 आप वापस जाके 20 log ही बन जाता है। तो पावर में हमेशा 10 log यूज करना है, और जो है अगर आपके पास दूसरा है जो है नहीं कोई वोल्टेज या करंट वाली एक्सप्रेशन है या ई और एच का लेना है, फिर वहां 20 log करना है। अच्छा, वो जो एक्सियल रेशियो है उसको डीबी में करना हो तो वो वैसे क्या थी जो है, उसमें आपको 20 log लेना होगा, क्योंकि वो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से थे वहां पे। अच्छा, ये प्रॉब्लम लेट्स से एज ए होमवर्क आप ट्राई करें जो है। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जांपल एक करते हैं जो है, मेरे ख्याल में ये शायद हमारे पास टाइम इतना ही है शायद जो है, ये एग्जांपल जो है आखिरी होगी शायद। अच्छा, इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम SNR गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें जो है, वी वांट टू फाइंड टाइम एवरेज पावर कैरीड बाय वेव, इसका मतलब है टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे।
एंड द टोटल पावर रिसीव बाय 100 सेंटीमीटर डायमीटर रिसीविंग डिश जो है, अगर एक डिश लगाई हुई है हमने जो है उस फील्ड के रास्ते में जो है, तो वो कितनी पावर जो है रिसीव होगी जो है, इसको हम ट्राई करते हैं जो। तो अच्छा, तो क्या करना चाहिए जो है, हमें एस एवरेज निकालनी है जो है, जो कि आपके पास हाफ रियल ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट है, ठीक है। ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन थी, लेकिन फॉर प्लेन वेव जो है, ये चूंकि वो हमारे पास सिंपल लॉसलेस मीडिया जो है, तो हमने अभी ये देखा था ये किसके इक्वल होता है, हाफ ई नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा, और साथ में इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरफ है जो है, प्लस ए एक्स जो है, तो ये उसी डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। आप ये कर भी सकते हैं, लेकिन ये सिंपल फार्मूला है ज्यादा, हाफ ई नॉट मैग्नीट्यूड बाय ईटा और ए एक्स यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में होती है उसी तरफ पॉइंटिंग वेक्टर होता है। अब सिंपल आगे जो है आपके हाफ जो है ई नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना है जो है, ये 4 है जो है, 4 का स्क्वायर ले लें जो है, डिवाइडेड बाय ईटा, ईटा कैसे आएगा जो है, किसकी बात हो रही है जो है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है, और साथ में जो है एप्सिलॉन आर शायद गिवन था जो है 14.59 था जो है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम कहें कि एप्सिलॉन आर 14.59 है जो, तो ईटा कैसे निकलता है जो है, ईटा नॉट जो है जो फ्री स्पेस का था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट, ठीक है, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ये आपके पास यानी अबाउट 377 डिवाइडेड बाय ये 14.59 स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये आप करके ईटा निकालें, और फिर जब यहाँ पे ईटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये अबाउट जो है 81 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर इन ए जी डायरेक्शन, ये आपके पास एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम करना चाहते हैं टोटल पावर रिसीव बाय 100 सेंटीमीटर डायमीटर डिश सर AZ या AX? हाँ, AX होना चाहिए सर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हुआ है। अच्छा, पावर जो है रिसीव कैसे निकलेगी, पी एवरेज जो है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है जो है उसको डॉट ds जो है, जो उसमें एरिया पे इंटीग्रेट करना है ना आपने। अच्छा, तो चूंकि आपका ये कांस्टेंट डिश है जो है 100 सेंटीमीटर की, सिंपल आपके पास जो इस तरह की कांस्टेंट एरिया जो है, ये कोई डिश है जो है, और इसका डायमीटर जो है 100 सेंटीमीटर है, इसको सिंपली जो है आप ये भी देख सकते हैं कि एस एवरेज टाइम जो भी इसका एरिया है जो है, जैसे उस एरिया को ए कह देते हैं, तो लेट्स से ये कितना था 81 मिली वाट था ना जो है, इनटू 10 पावर -3, एरिया क्या होगा जो है, कोई बता सकता है जो, डायमीटर अगर 100 सेंटीमीटर है तो इस डिश का एरिया जो है कितना होगा, जो वेव को नजर आता है, पाई ए स्क्वायर जो है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है, आर जो है आपके पास कितना है जो है, ये 100/2 जो है, और सेंटीमीटर में करना है तो उसको क्या करेंगे जो है इनटू 10⁻⁻² हो जाएगा जो है, ठीक है, और फिर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इससे आप फिर जो है पावर निकाल सकते हैं इन वाट, ठीक है। तो अगर आपके पास एक वेव है जो है आ रही है जो है, प्लेन वेव जो है, और हिट करती है जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि नॉर्मल इंसिडेंट पे हिट कर रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आप जब तो ये इतनी डिश जो है, अगर आपके एक रिसीवर है यहाँ पे लगा हुआ, एक डिश एंटीना यहाँ लगा है, वो इतनी पावर जो है कैप्चर करेगा उस वेव में से। इस तरह पॉइंटिंग वेक्टर की मदद से आप जो पावर रिसीव है जो है वो निकाल सकते हैं। सर आपने पॉइंटिंग वेक्टर की जो एवरेज निकाली है, इसमें अब यूनिट वेक्टर क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर जो है सिंपली जो है वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग होता है जो है ना, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ये AX ही होगा जो है ना, ये जो AX यूनिट वेक्टर होगा, तो आपके पास यहाँ भी जो है वो AX यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जो है, पॉइंटिंग वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है। तो पावर जारी बात है जिस तरफ उसका सेंस भी बनती है ना, कि यानी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पावर भी तो उसी डायरेक्शन में होगी ना जो है, कि वेव अगर आगे जा रही है तो पावर पीछे तो नहीं जाएगी जो है, तो वो सिंपल है यानी जो है ना, कि वो यानी इंट्यूटिव सेंस बनती है कि वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पावर जो है या पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो भी उसी डायरेक्शन में जो है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वही वेव कैरी कर रही है ना पावर को जो है, और इवेंचुअली जब किसी डिश पे आप वो आपके पास हिट करती है जो है,
उसके एरिया के मुताबिक इतनी पावर वहां से रिसीव हो जाती है। तो क्वांटम वेक्टर यानी पावर डेंसिटी है, यानी एवरेज पावर डेंसिटी है जो है इन वाट पर मीटर स्क्वायर जो है, उसी एरिया पे जाएगी जो है, उतना एरिया वो फिर उतनी पावर हम रिसीव कर लेंगे। सर मतलब हम टाइम एवरेज पावर को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिसीव पावर आ जाएगी। रिसीव पावर तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है।